हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। 9 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। वैदिक काल के लोग जो थे वह चावल उपजाते थे, परंतु इस काल में जौ और गेहूं उनकी मुख्य फसल थी। और वैदिक काल में लोगों को चावल से परिचय सबसे पहले दोआब क्षेत्रों में हुआ था। और वैदिक ग्रंथों में चावल का जो नाम है ब्रीही और गेहूं का नाम धूमिल मिलता है। साथ ही याद रखेंगे, ये तंबाकू है यह पुर्तगाल द्वारा भारत में लाया गया है। तंबाकू के साथ साथ मक्का, ये सभी अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सभी पुर्तगालियों की देन है, जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस भी लाया था। और भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है यह 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो जैन सभा था इसका आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रथम जैन सभा यह 4th शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखेंगे, जो पहला आयोजन था पाटलिपुत्रा में, इसके जो अध्यक्ष थे यह स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो जैन महासंगीति हुई थी यह हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 512 AD में वल्लभी में हुई थी ये। याद रखेंगे, दूसरी हुई थी वल्लभी में, और इसमें देवाधीश क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता किए थे। पहले का अध्यक्ष था स्थूलभद्र और दूसरे का अध्यक्ष था क्षमा श्रवण ने किया था। और 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनके नामों का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही याद रखेंगे कि जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा या 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है यह चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 यम उत्तर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धारित किया गया था। यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। और बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है, नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थली डैश है। तो नदी के अपर्दन कार्य से जो बनी स्थली होती है उसको गॉर्ज बोलते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। गॉर्ज तथा एक होता है कैनियन, दोनों ही भी आकार की घाटी के रूप में होती है, जिसमें किनारे की दीवार अत्यंत खड़े ढील वाले होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। यानी जो भी आकार की होती है जिसमें गहराई ज्यादा होती है उसको गॉर्ज बोलते हैं। और भी आकार की घाटी में नदी तल को काटकर उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई हमेशा बढ़ती जाती है और घाटी का आकार आंग्ल भाषा के भी अक्षर के समान हो जाता है। वहीं भारत बांग्लादेश का जो गंगा डेल्टा है यह विश्व का सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो इसमें जो संसदीय प्रणाली है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से लिया हुआ है, जैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध सहित संसदीय सरकार का प्रतिमान, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के शासन का सिद्धांत और एकल नागरिकता, यह सभी ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि अमेरिका से लिया हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च सदन के सभापति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का स्रोत जो है यह जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी प्रावधान जो है यह जापानी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग जो होती है मांग की अपेक्षा अधिक होती है, उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। और जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे सॉफ्ट करेंसी या हिंदी में उसको बोलते हैं सुलभ मुद्रा। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो, ये सभी दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी है। और एक मुद्रा होता है हॉट मनी, जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसको हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहते हैं। और सांकेतिक मुद्रा एक होती है। सांकेतिक मुद्रा वो होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण के लिए जो भारतीय सिक्के होते हैं यह सांकेतिक मुद्रे होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो जो LIC की स्थापना हुई थी यह 1956 में हुई थी, याद रखेंगे। और LIC का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। साथ ही याद रखेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वहीं स्टेट बैंक का जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता यह जदो नांग था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। जदो नांग यह मणिपुर के एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे और ये रोंगमेई नागा समुदाय से आते थे। जदो नांग ने नागाओं के पारंपरिक धर्म और समाज को बचाने के लिए ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ हेराका आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखेंगे हेराका आंदोलन जो था यह शुरू किया गया था जदो नांग के द्वारा। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित नागाओं ने जदो नांग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और आंदोलन को हिंसक बना दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जदो नांग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो नागाओं का नेतृत्व जो है जदो नांग की जो चचेरी बहन थी रानी गौडिनल्यू, जो जदो नांग की चचेरी बहन थी रानी गौडिनल्यू, इन्होंने उनका नेतृत्व किया। और 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिलोंग जेल में रानी जो गौडिनल्यू थी उनसे मुलाकात की और उन्हें पहाड़ों की बेटी के रूप में संबोधित किया तथा साथ ही उनको रानी की उपाधि से भी सम्मानित किया। और ये जो ठक्कर बापा हैं तो ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1978 में, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का ए जो था उसको प्रभावित किया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया। और इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है यह 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। और इसी अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ ही 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो आर्टिकल है 19 का 1 F में जो संपत्ति का अधिकार है और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति की घोषणा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी
और उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया था। नेक्स्ट है गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो गौरीचा नृत्य है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे महाराष्ट्र का एक लोक संगीत है जिसका नाम है लावनी, और एक होता है पंडवानी। जो पंडवानी है यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र का एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं तमाशा। याद रखेंगे तमाशा का संबंध ये महाराष्ट्र से है। और राजस्थान का होता है कलबेलिया। जो कलबेलिया है, कलबेलिया राजस्थान की यह सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। 2010 में यूनेस्को ने कलबेलिया लोक गीतों का तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया था। और साथ ही याद रखेंगे कि उड़ीसा में होता है उड़िया, जो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। और एक होता है राउफ। राउफ जो होता है यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार होता है। राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार यह सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक संगीत के क्षेत्र में होता है ग्रैमी पुरस्कार। साथ ही है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और बीसी राय पुरस्कार यह भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे बीसी राय पुरस्कार जो है यह भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक होता है बोरलॉग पुरस्कार। तो जो बोरलॉग पुरस्कार है यह कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्थापित किया गया था, यह 1972 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम सिंधु हो जाएगा। सिंधु नदी का जो उद्गम है यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान या इसको शेर मूज भी बोलते हैं। भारत में सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 1114 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी की पूरी लंबाई की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की पूरी लंबाई है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। इसके अनुसार 3 पूर्वी नदियां जिनमें ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण जो है यह भारत को दिया गया है। और 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम है, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को स्वात घाटी स्थित है जिसमें पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। वही एक है तारबेला बांध परियोजना। इसका स्थापना 1968 पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे पाकिस्तान का मैनचेस्टर, तो फैसलाबाद है पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो आरंभ है यह 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को किया गया था। हमारा आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। और यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी है इसका स्थापना 1952 में किया गया था। और जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह 23 सितंबर 2018 से शुरू किया गया है। याद रखेंगे आयुष्मान भारत योजना का जो शुभारंभ है यह है 23 सितंबर 2018। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वह 35 साल होता है। साथ ही अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता दिया हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वहीं अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, यानी
जो आर्टिकल 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह आर्टिकल 59 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखना है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो संसद द्वारा चलाया जाता है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है इसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो शेर खां के जो पिता थे हसन खां यह सासाराम के जागीरदार थे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। शेर खां के पिता हसन खां यह जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। और शेर शाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के बंगाल में सोनार गांव तक पहुंचने वाली पुरानी बादशाही सड़क यानी सड़क ए आजम की कंक्रीट करवाया था, जिसे प्राचीन भारत में उत्तरा पथ बोलते थे। साथ ही लॉर्ड ऑकलैंड के काल में इसे जीटी सड़क का मरम्मत करवाया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया। और काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत यह शेर शाह के द्वारा की गई थी। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर भी बसाया था। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और मालवा के पठार का जो विस्तार है यह दक्षिण में विंध्य संरचना और उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवात पठारी क्षेत्र तक फैला हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। और इसी आबू पहाड़ी में जैन लोगों का प्रसिद्ध धर्म स्थल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वही विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है। नेक्स्ट है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो यह हुआ था तुगलक काल में। यानी तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी है यह बिहार शरीफ नालंदा थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय जो राजा थे हरि सिंह, इनको हरा करके और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया था। इसलिए हमारा आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। वही मोहम्मद बिन तुगलक ने मिथिला का नाम बदल करके तुगलकपुर रख दिया था। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही मिथिला दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकपुर रखा गया था। नेक्स्ट है किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो किदम्बी श्रीकांत है यह बैडमिंटन से संबंधित है, यानी बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध हैं। 2018 में किदम्बी श्रीकांत को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वही 2015 में किदम्बी श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इंग्लैंड में विकसित हुए बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी BWF में, जिसकी राजधानी स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी। साथ ही याद रखेंगे एक है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी TTF। तो जो TTF है इसकी ये सर्वोच्च संस्था है बैडमिंटन की, और इसका स्थापना 1913 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ये लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है? तो जो थाई पुसम त्योहार है यह तमिल समुदाय मनाता है। मुख्य रूप से थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो थाई पुसम है यह भगवान मुरुगन यानी जिनको कार्तिकेय हम लोग बोलते हैं, उनकी दानवों पर विजय के उपलक्ष्य में तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। और एक उगादी होता है। तो जो उगादी त्यौहार होता है यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। साथ ही होता है एक गुड़ी पड़वा। तो महाराष्ट्र में जो होता है गुड़ी पड़वा यह उगादी त्यौहार ही है। इसको महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। और एक होता है उंजल पर्व। तो जो उंजल पर्व होता है यह तमिलनाडु में जून जुलाई माह में
यानी तमिल माह होता है अन्नी, इसमें पूर्ण चंद्र को मनाया जाता है। और एक होता है लुम्बिनी महोत्सव। तो जो लुम्बिनी महोत्सव है यह नागार्जुन सागर बांध के समीप हैदराबाद में दिसंबर के माह में मनाया जाता है। और एक होता है बथुकम्मा या बोठुकम्मा। तो बथुकम्मा जो है यह तेलंगाना राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी सभी विकल्प सही हो जाएगा। इन लोगों को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में स्थापित यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि व असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित व्यक्ति केंद्र सरकार की वरीयता सूची में 7A पे आते हैं। याद रखेंगे, यह 7A स्थान रखते हैं। और 2024 में 5 हस्ती को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें शामिल थे कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। साथ ही याद रखेंगे कि जो एस राधाकृष्णन है, तो एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। उनके साथ में सी राजगोपालचारी और CV रमन को भी दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था यह 2009 में समाप्त हुआ था। श्रीलंका सरकार तथा सिंहली और तमिल नागरिकों के बीच संघर्ष को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE बोला जाता है। और LTTE द्वीप के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहता था। श्रीलंका को यूरोपीय व्यापारी पूर्व का मोती तथा स्वर्ग वाटिका की भौगोलिक उपमा देते हैं। वहीं श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे, श्रीलंका का जो आज़ादी दिन है यह 4 फरवरी 1948 को है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो नौकरी कम भुगतान की तथा अक्सर अनियमित होती है, यह असंगठित क्षेत्र का हो जाएगा। रोजगार सुरक्षित होता है, यह स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा जो आंसर है बी हो जाएगा। रोजगार सुरक्षित होता है यह अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है वो शामिल होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी आदि सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हो जाएगा तबकाते नासरी। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा तबकाते नासरी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, तबकाते नासरी से सबसे पहले बिहार शब्द का उल्लेख मिला है। और तबकाते नासरी के जो लेखक हैं वह हैं मिनहाज उस सिराज, जिसने उसे फारसी भाषा में लिखा था। और तबकाते नासरी जो है एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तानों का शासन का वर्णन है, बल्कि इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरानों के शासन, भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ इत्यादि का वर्णन भी दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वह बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? यह कहा गया है आर्टिकल 15 में।
हमारा आंसर ए हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 18 में है, इसके अनुसार सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। और जो आर्टिकल 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं इसका सब क्लॉज एक 21 का क है यानी ए है। इसके अकॉर्डिंग राज्य के 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आर्टिकल जो 23 है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है और इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। नेक्स्ट है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ती है उसको अक्षांश बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की जो संख्या है वह 360 हो जाएगी। और 0 डिग्री देशांतर जो है यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है, जिसे मानक देशांतर या प्रधान यमोत्तर या मध्याह्न रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। याद रखेंगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा डैश अक्षांश है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत के देशांतरीय विस्तार जो पश्चिम से पूर्व में है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो 37 डिग्री 6 मिनट में स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, और यह लद्दाख में स्थित है। वहीं भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, या उसको केप कैमरून भी बोलते हैं। यह 8 डिग्री 4 मिनट में स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो ये होता है आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। साथ ही मार्शल लॉ की जो भारतीय संविधान में है व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला नदी बांध है यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम जो है स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। याद रखेंगे 7 जुलाई 47 नहीं 48 हो जाएगा। ये नदी घाटी परियोजना का जो उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हित पूर्व में प्रयोग करना। जब परियोजना दिया हुआ है तो याद रखेंगे जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पे पंजाब में है, और इंदिरा गांधी परियोजना जो है यह ब्यास और सतलज दोनों पे है और ये राजस्थान में है। और एक है पोंग परियोजना, यह भी ब्यास पे है और ये हिमाचल प्रदेश में है। और एक है नाथपा झाकरी, ये भी सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। वैसे ही है गोदावरी नदी पे है
जिसका नाम है रामागुंडम। यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो राजस्थान में जो माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है यह जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर ही स्थित है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। याद रखेंगे, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और जो जैन साहित्य होते हैं उसको हम लोग आगम बोलते हैं। याद रखना है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निमाड़ी। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में क्षेत्र को निमाड़ी बोलते हैं। और विंध्याचल श्रेणी यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 450 से 600 मीटर है। और पंजाब के जो पर्वत पदीय मैदान है इनमें नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को हम लोग बोलते हैं चाओस या चूस बोलते हैं। वहीं डेल्टा जो है यह खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग होता है और डेल्टा की उच्च भूमि को चार्स बोला जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखित लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का विमोचन किया गया है? तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का जो विमोचन है यह संजीव चोपड़ा के द्वारा किया गया है। यानी संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर और यह लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित है। साथ ही याद रखेंगे अनीता जो अग्निहोत्री है इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था अ टच ऑफ सॉल्ट। याद रखेंगे टच ऑफ सॉल्ट जो है यह लिखा गया था अनीता अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। यह सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है कौन से पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला है थट्टेकर पक्षी अभयारण्य। तो जो थट्टेकर पक्षी अभयारण्य है यह है केरला में। और उसके बाद है मंगलाजोड़ी पक्षी अभयारण्य। तो मंगलाजोड़ी जो पक्षी अभयारण्य है यह उड़ीसा में है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है यह गोवा में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में है। याद रखेंगे जो थट्टेकर पक्षी अभयारण्य है यह केरल में है, यानी एक का हो जाएगा 2। उसके बाद मंगलाजोड़ी पक्षी अभयारण्य जो है यह उड़ीसा में है, उसके बाद 1 हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है यह गोवा में है, तो ये 4 हो जाएगा। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में है, तो ये 3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सलीम अली जो है इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है, याद रखेंगे। और सलीम अली ने इंडियन बर्ड्स पुस्तक भी लिखी है, यानी इंडियन बर्ड्स पुस्तक के जो लेखक हैं यह सलीम अली ही हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। तो जो एंटीबायोटिक शब्द है यह सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। इनका नाम था सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। वॉक्समैन द्वारा एंटीबायोटिक शब्द जो है यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थ का वर्णन करने और उच्च कमजोर पड़ने वाले पर रोगाणुरोधी गतिविधि रखने के लिए किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक जो है यह जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है
अब प्रथम एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन का खोज जो है 1928 में किया गया था, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यानी प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज 1928 में यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज किसने की थी? तो लिंग गुणसूत्र X और Y की जो खोज है यह स्टीवेंस और विल्सन ने किया था। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। और गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन है यह वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। शटल और बवेरी ने सर्वप्रथम गुणसूत्र की भौतिक संरचना एवं उनके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों के परागमन के बारे में बताया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो मनुष्य में होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 22 जोड़ी होता है वह दैहिक गुणसूत्र होता है जिसे हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, और जो एक जोड़ी होता है वह XX एवं XY होता है जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, इसको हम लोग एलोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोड़ा का प्रमुख नस्ल है? तो घोड़ा का प्रमुख नस्ल जो हो जाएगा यह हो जाएगा भूटानी। घोड़ा का प्रमुख नस्ल और भी होता है, जैसे काठियावाड़ी होता है, मारवाड़ी होता है, मणिपुरी, स्पीति, अरबी, थारोब्रेड, ये सभी घोड़ा की प्रमुख नस्लें हैं। और जो भैंस की प्रमुख नस्लें होती हैं उनमें होता है मुर्रा, भावरी, सुरती, मेहसाना। साथ ही याद रखेंगे जो घोड़ा का औसत जीवन काल होता है वह लगभग होता है 62 वर्ष। और बकरी की जो प्रमुख नस्लें होती है उनमें आती है जमुनापारी, मेहसाना, गद्दी इत्यादि। नेक्स्ट है पशु एवं रोग में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक रोग है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में जो संकुचन होता है यह ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है, यह भी सही है। और मिल्क फीवर या कैल्शियम की अधिकता से होता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिल्क फीवर जो है यह सामान्यतः यह दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो पशु रोग होते हैं जैसे होते हैं, एक होता है टिक फीवर, तो जो टिक फीवर होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला है। और जो रिंग वर्म होता है यह फफूंद के कारण होता है। और डायबिटीज जो होता है यह हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। वहीं जो रिंडर पेस्ट होता है यह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। और जो आटा होता है, आटा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर जो बनी रोटी होती है अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि इसके दौरान जो है CO2 गैस निकलती है। और सोडियम अमोनियम जो होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको माइक्रोकॉस्मिक लवण बोलते हैं। नेक्स्ट है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग जो होता है हरा होता है। ये होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधों का जो रंग होता है हरा होता है। इसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और एक होता है रंगीन लवक, उसको बोलते हैं हम लोग, यानी रंगों के आधार पर लवक जो होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग देता है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, इसको वर्णीय लवक बोलते हैं, यह रंगीन लवक देता है अलग अलग कलर का। और एक होता है अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक होता है जो मुख्यतः जड़ों में पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो क्लोरोफिल ए होता है यह नीला रंग देता है, क्लोरोफिल जो बी होता है यह हरा काला रंग देता है, और जो क्लोरोफिल एक कैरोटीन होता है यह नारंगी रंग देता है, और जो जेंथोफिल होता है यह पीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है यह लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन कम होता है तथा अधिक दूरी तय करता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बोटुलिज्म, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिस के कारण होता है,
यह प्रभावित करता है, यह करता है आंतों को। यानी बोटुलिज्म जो होता है यह क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है और यह आंतों को प्रभावित करता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो पोलियो होता है यह लीवर और पेशीय रोग है। और एक होता है कनफेड है यानी मम्प्स होता है, यह रोग जो है लार ग्रंथियों में सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी कॉलरा, यानी जो हैजा है यह जल से होने वाली बीमारी है। हैजा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है और हैजा से आंत प्रभावित होता है। याद रखना है, हैजा से आंत प्रभावित होता है। और टीबी जो होता है यह जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और खसरा जो होता है यह वायरस यानी विषाणु से होता है। और जो मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, जिसमें आरबीजी होता है यानी आरबीसी या लाल रक्त कणिका ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है यानी एक दिशिक होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यदि एक बार ऊर्जा अगले पोषी स्तर में प्रभावित हो जाती है तो वह पुनः वापस नहीं आती है। उदाहरण के लिए शाकाहारियों में जो ट्रांसफर ऊर्जा होती है वापस स्वयं पोषियों को प्राप्त नहीं होती है। और उत्पादक सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण, उत्पादक जो होता है यह सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। साथ ही लिंडमैन ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार उत्पादक से अन्य पोषी स्तर तक जो है 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश के अवशोषण में है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। वहीं क्लोरोफिल में 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। साथ ही याद रखेंगे कि जो क्लोरोफिल होता है उसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु होता है। और जो क्लोरोफिल होता है यह प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याजों के छिलके उतारने पे आंसू आते हैं क्योंकि प्याजों में उपस्थित होते हैं लेक्रमाइंट्री फैंथरसिटेंस, ये एंजाइम निकलता है, इसके कारण होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, यानी इसमें सल्फेनिक एसिड होता है जिसके कारण आंखों से आंसू आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यह सही है। और इथेनॉल को सामान्यतया एल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद है इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। और इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। इथेनॉल जो है पानी में घुल जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो इथेनॉल है, इथेनॉल और आयोडीन के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। और पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण को पावर पेट्रोल बोला जाता है। नेक्स्ट है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम है यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था यह था 1969 से लेकर के 1974 तक। साथ ही याद रखेंगे कि जो यह पंचवर्षीय योजना थी यह डीआर गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी यह डीआर गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। और जो ऑपरेशन फ्लड आया था, श्वेत क्रांति, इसी योजना काल में आरंभ हुआ था। और इसी योजना काल के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा डिफू दर्रा। डिफू दर्रा जो है ये पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी चीन अपना दावा करता है। नाथुला जो है, नाथुला दर्रा यह सिक्किम तिब्बत मार्ग पर स्थित है। और एक है जेलेपला, तो जेलेपला भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। और भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद है 243 से लेकर के या से लेकर के 243 के 9 तक। और जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और वहीं भारतीय संविधान के जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और भारतीय संविधान के भाग 9 का ए में नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आर के नारायण है। हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आर के नारायण का नाम जो है भारत में अंग्रेजी साहित्य के 3 सबसे महान उपन्यासकारों में आता है। आर के नारायण का जो पुस्तक है लिखा हुआ जैसे है अ डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, पेटेंट ऑफ साइंस, ये सभी आर के नारायण द्वारा रचित फेमस पुस्तकें हैं। याद रखेंगे, आर के नारायण द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें है द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, पेटेंट ऑफ साइंस। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदल करके उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कर दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उम्मीद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में काफी लंबी चर्चा के बाद पास हो गया है। लोकसभा में 288 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में, जबकि 232 ने विपक्ष में मत डाला था। जबकि राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 लोगों ने पक्ष में और 95 लोग विपक्ष में थे। नेक्स्ट है, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है। तो ये हो जाएगा 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। और यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, यहाँ पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है यह हिंद महासागर का हिस्सा है। हमारा आंसर ये हो जाएगा हिंद महासागर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है मेडागास्कर। महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा जो है यह आर्कटिक महासागर है। साथ ही याद रखेंगे एक है सेलिबीज, जो सेलिबीज सागर है यह आर्कटिक महासागर में ही स्थित है। और प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं जिसका नाम वहां की मतदाता सूची में शामिल होता है। और ग्राम सभा के अधिकारी कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की जो सिफारिश थी यह सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति ने किया था। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के ध्रुव और
फोकस के बीच वस्तु के होने पर प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो यह आभासी होती है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु होने पर प्रतिबिंब जो होती है, इनकी प्रकृति आभासी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो यह करता है रॉकेट लॉन्च करना। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना हो जाएगा। न्यूटन का जो तृतीय गति है उसका उदाहरण और भी है, जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वह पीछे की ओर उसको धक्का लग जाता है, और नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना इत्यादि। वही न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, और न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट है दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? यह होती है विटामिन B12 की वृद्धि के कारण। दूध की तुलना में दही का पोषणीय जो होता है मूल्य अधिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 के अतिरिक्त अन्य विटामिन भी मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो इसे बोलते हैं माध्यम। इसको माध्यम बोलते हैं जिसके माध्यम से ध्वनि जो है प्रेषित की जाती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य होता है, और माध्यम बदलने से चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वह चेंज नहीं होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यम बदलने से चाल जो होता है स्पीड होता है, और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य यह चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है वह चेंज नहीं होती है, और प्रकाश के लिए माध्यम का होना अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है N2 प्लस O2 जो है यह रिएक्शन करके NO, इसके लिए क्या सही है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यह समीकरण जो है इसको उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया बोलते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया बोलते हैं, यानी फिर NO से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बन सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो डेंगू बुखार जो है यह एर्बोवायरस से होता है। प्लेग जो होता है यह एर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है, और जो सिफिलिस होता है तो सिफिलिस जो होता है यह ट्राइचुरिया के कारण नहीं होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और जो मलेरिया होता है तो मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। साथ ही याद रखेंगे, एक सुजाका होता है और ट्रिप्नोसोमा, यह प्लेडियम जीवाणु के कारण होता है। और जो निमोनिया होता है यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में होता है, यह श्वसन संबंधित बीमारी है। और एक होती है रोहिणी, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्थीरिया, यह कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, और यह गले का रोग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, यह सही है। और द्रव्यमान का सही मात्रक जो होता है वह kg होता है। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है AMU में व्यक्त किया जाता है, यह भी सही है। अगला है द्रव्यमान ताप, दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं प्रमुख, उसमें होते हैं चंद्रशेखर सीमा, AMU और स्लग। और द्रव्यमान का सही मात्रक kg ही होता है। साथ ही याद रखेंगे, जो चंद्रशेखर सीमा होता है तो एक चंद्रशेखर सीमा जो होता है उसका वैल्यू होता है 1.44 इंटू मास ऑफ द सन। याद रखेंगे, मास ऑफ द सन इंटू 1.44 होता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो यह होता है द्रव तथा ठोस होता है।
नेक्स्ट है दो रासायनिक स्पीशीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर के उत्पाद पी बनाती है, जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। तो एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीशीज के संदर्भ में सही है? तो पी एक यौगिक है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें हमारा सही हो जाएगा, सॉरी ये तो मिल के बन रहा है ना, एक्स और वाई मिलकर पी बनता है, तो पी जो हो जाएगा यह यौगिक हो जाएगा, और एक्स जो वाई हो जाएगा यह तत्व यानी एलिमेंट हो जाएगा। यह यौगिक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एलिमेंट एक्स और वाई मिलने से यौगिक पी बनता है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है पी एक निश्चित संगठन है, यह भी सही है। तो हमारा सही हो जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यौगिक का सूक्ष्म कण जो होता है वह अणु होता है, और तत्व का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वह परमाणु होता है। नेक्स्ट है सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। तो सीमेंट के जमने के दौरान जो क्रिया होती है उसमें सीमेंट का जलयोजन होता है, और सीमेंट का जमना जो है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट में जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और यह सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है। सीमेंट में पूर्ण जलयोजन के लिए 38% जल की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट है यीस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो यीस्ट का जो प्रयोग है यह ब्रेड और बियर के उत्पादन में किया जाता है। यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बेकरी उद्योग में यह डबल रोटी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा इसलिए होता है कि बैल के भीतर जो होता है यह रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। बैल का बंधीकरण किया जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का पर्याप्त श्रवण नहीं हो पाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है यह लैंगिक हार्मोन है। एंड्रोजन का श्रवण जो होता है यह नर के वृषण द्वारा होता है, और साथ ही याद रखेंगे स्पर्म का जो श्रवण होता है यह वृषण से ही होता है। और मादा सेक्स हार्मोन में आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक का जैव संकेती नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाई जो है यह जल प्रदूषण का जैव संकेती नहीं है। जैव संकेती मतलब वैधानिक संरक्षण स्थानों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का विश्लेषण सक्रिय नाइट्रोजन यौगिकों द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASAMSR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है यह चांदीपुर में किया गया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चांदीपुर यह उड़ीसा में है, बालेश्वर जिले में। यहाँ पे रक्षा अनुसंधान DRDO ने सफल परीक्षण किया है, यानी DRDO का यह परीक्षण स्थल है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जो है NASAMSR का सफल परीक्षण किया है। साथ ही याद रखेंगे जो DRDO का स्थापना हुआ था यह हुआ था 1958 में, और इसरो का जो स्थापना हुआ था यह 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 है, इसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग है यह चौथा है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पे है, उसके बाद रूस है, और उसके बाद चीन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2024 में
पाकिस्तान का जो स्थान था 9वां था, जो 2025 में 12वां हो गया है। और भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे यानी 145वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितनी प्रतिशत है? तो आरबीआई के द्वारा 5 वर्षों बाद जो तय की गई नई रेपो रेट है वह है 6.25%। और वर्तमान में जो रिवर्स रेपो दर है वह 3.35 है। याद रखेंगे, रिवर्स रेपो दर जो है वह 3.35 है। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो बिहार में जो आयोजित हुआ था महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत ने चीन को हरा करके खिताब जीता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है यह 2010 में शुरू हुआ था और 2024 में इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण था। और इस प्रतियोगिता में जो है 6 टीम भाग लिए थे, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। साथ ही याद रखेंगे कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और यह उड़ीसा के राउरकेला में है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 24-25 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। और जो पेमा खांडू है वहां लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, सुरंग है जिसका नाम है सेला, यानी जो सेला सुरंग है यह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा 1929 में पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में सोनमर्ग जेड-मोड़ टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो बिहार सरकार की जो संबल योजना है यह दिव्यांगजन से संबंधित है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, शिक्षा, स्वरोजगार, ऋण प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। और मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 20,000 रुपया अनुदान दिया जाता है यदि दुर्घटना या आपराधिक घटना के कारण 18 से 60 वर्ष के बीच की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो।